गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। हम साइंस में जो चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट, उसी पार्ट को आज आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, हमने लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। और प्रकाश के परावर्तन में क्या हो रहा था कि आपके सामने एक पॉलिश सरफेस थी, इस पे आती थी लाइट, टकराती थी और उसका माध्यम नहीं बदलता था, उसी को हम कहते थे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, आपका हेडिंग डालेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज व्हाट? तो देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। देखिएगा, जब प्रकाश, जैसे क्या हुआ, ये माध्यम हो गया आपका, ये इसको आप कहते हो इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इसको कहते थे आप आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और परावर्तन में क्या होता था, ये इंसिडेंट यहाँ आती थी, टकरा के इधर चली जाती थी। बट अपवर्तन की घटना में क्या होता है, रिफ्रैक्शन की घटना में क्या होता है, देखिएगा, जो ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, यहाँ पे आएगी और ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ये जो आपके सामने सरफेस है ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये लाइट क्या होगी, ये ऐसे आगे निकल जाएगी, मतलब माध्यम को क्रॉस कर जाएगी। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो आप प्रकाश के अपवर्तन में डेफिनेशन लिखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इवेंट कॉल्ड रिफ्रैक्शन, बट मीडियम इज ट्रांसपेरेंट। जो माध्यम की मैं बात कर रहा हूँ, या आप कह सकते हैं, जैसे आपने कोई कांच लिया तो कांच कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बनाई, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। इंग्लिश में कहेंगे रेयर और इसको डेंसर कहेंगे। रेयर में कैसे आ गया, आपने एग्जाम्पल लिया हवा, और सघन में क्या ले लिया आपने, वाटर। तो इसमें देखिए घटना क्या होती है, इस बात को समझते हैं। ये आपकी आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना। आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा एंगल होता है, तो यहाँ एंगल आई होता है, और यहाँ कौन सा बनेगा, तो अपवर्तन कोण, एंगल आर बनेगा, ठीक है ना, एंगल आर बनेगा, और ये आपकी नॉर्मल कहलाती है। तो आपने लिखा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए, उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिएगा, तो माध्यम देखिए, ये जैसे विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम में आपने वाटर लिखा है, पानी लिखा है। देखिए, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब दूसरा यहाँ पे समझते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ हवा से पानी की ओर ही जाए। आप कह सकते हो सर सघन से भी तो विरल में जाएगी, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो देखिएगा, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गई आपकी आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये दूसरी हो गई आपकी कौन सी, इसको आप कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो आप अब ये देखिएगा, यहाँ पे इसको आप कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ कौन सा एंगल होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है आपतन कोण, और यहाँ पे ये कौन सा बनेगा, अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल बन जाएगा। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा। देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के माध्यम का बदल जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, इस बात को समझ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि इसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल अभिलंब, ठीक है ना। तो आप एक साइड हेडिंग डालेंगे ऐसे, विरल से सघन माध्यम, तो आप लिखेंगे रेयर टू डेंसर, हिंदी में लिखेंगे या हिंदी मीडियम वाले, विरल से सघन माध्यम, और इधर आप लिखिएगा सघन से विरल माध्यम, डेंसर टू रेयर। इधर आप लिखोगे हिंदी में सघन से विरल माध्यम, सघन से विरल, और इधर आप लिखोगे विरल से सघन। देखिएगा क्या क्या घटनाएं होती हैं, इसी बात को अपन को समझना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही थी, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो ये जो परावर्तित किरण होती है, ये जो परावर्तित रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, ये अविलंब की ओर झुक जाती है। और अविलंब की ओर जब झुकती है ये किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, अविलंब की ओर झुकती है। तो जब अविलंब की ओर झुकती है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, ये एंगल आई मतलब आपतन कोण से छोटा हो जाता है। तो आप पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि विरल से सघन में क्या होता है, ये जो एंगल आई होता है, एंगल आई बड़ा होता है किससे, एंगल आर से।
पहली बात हो गई। दूसरी बात अब इसमें आप समझेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब प्रकाश के अपवर्तन में जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो किस साइड बेंट हो जाती है, झुक जाती है? तो आप कहोगे सर अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसमें दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से जाती है तो जो स्पीड लाइट ऑफ स्पीड है, मतलब लाइट की स्पीड है, लिखिएगा प्रकाश की गति हिंदी में लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति कम हो जाती है। प्रकाश की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब देखिएगा सेम इधर जब हम आएंगे सघन से विरल माध्यम की ओर पढ़ेंगे, देखिएगा जब किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है तो जो ये एंगल देखिएगा, ये जो किरण है अपवर्तित किरण है आपकी अविलंब से दूर भागती है, तो अविलंब से दूर भागने के कारण जो ये एंगल आर है ये एंगल आई से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप जिसका जस्ट अपोजिट लिख लेंगे कि एंगल आई क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और एंगल आर बड़ा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो प्रकाश की गति है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? बड़ तेज हो जाएगी। तो आप लिख लीजिएगा प्रकाश की गति तेज हो जाती है, प्रकाश की गति तेज हो जाती है। देखिए एरो का मतलब है तेज हो रही और इधर डाउन का मतलब है धीमी हो रही। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझेंगे, देखिएगा इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखिएगा मैं आपको बता रहा था वही, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो क्या होता है? विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? जो आपतन कोण है एंगल आई है एंगल आर से बड़ा हो जाता है। दूसरा आपने लिखा स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति धीमी हो जाती है, तो जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो भी धीमा हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, ठीक है ना? लाइट स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी क्या होगी? वेवलेंथ को डिनोट लैम्डा से कहते हैं, तो वो भी बढ़ेगा। अगर आपकी स्पीड घट रही है तो लैम्डा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? घटेगी, ठीक है ना? लैम्डा की वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी। तो मैंने वही लिखा, देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश की गति है वो घटती है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी घटेगा, क्योंकि स्पीड प्रकाश की गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्घ्य के। मतलब अगर प्रकाश की गति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगा, अगर प्रकाश की गति घटेगी तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। तो विरल से सघन माध्यम में जाने में प्रकाश की चाल घटती है, तो आप आंसर दोगे सर तरंग दैर्घ्य भी घटती है, लेकिन जो उसकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, समान बनी रहती है। जब आप सघन से विरल माध्यम में जाओगे तो जो एंगल आई होता है वो एंगल आर से छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अपवर्तित किरण है वो प्रकाश अभिलंब से दूर भाग रही थी। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ने के कारण, प्रकाश की चाल बढ़ने के कारण तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी, और जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? समान बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या कांस्टेंट रहता है? क्या कुछ नहीं बदलता। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, बताइए। प्रकाश की गति, तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती, चाहे प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए या विरल से सघन माध्यम में जाए। अब देखिए आपके एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है। आप उस पेपर उठा के देखिए, एसएससी जीडी का देखिए, कांस्टेबल का देखिए, है ना, एमपी पुलिस, किसी भी वनडे एग्जाम का देखिए, अब चाहे वो सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम है, आपका आर्मी का एग्जाम हो गया, उसमें हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे का एग्जाम हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। और बच्चा रट के रखा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब उसने ये पूछना ही बंद कर दिया आपसे, ये ऑप्शन में नहीं मिलता। तो अब ऑप्शन में क्या मिलता है? इसकी जगह ऑप्शन में लिखा रहता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो चाहे आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहें या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहें, बात वही होती है। अब ये तो सर हमने जान लिया, लेकिन हमको यही नहीं समझ में आया कि ये वैक्यूम क्या होता है, ये निर्वात क्या होता है, कि क्या है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल तो हमने रट के रखा है, बट ये निर्वात क्या है? तो समझिएगा निर्वात का मतलब होता क्या है, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, मतलब जहाँ हवा भी नहीं होती, उसी को कहा जाता है निर्वात या वैक्यूम कहा जाता है, ठीक है ना। जहाँ हवा भी नहीं होती उसी को क्या कहा जाता है? निर्वात, या इंग्लिश में आप कहेंगे वैक्यूम। तो आप लिखिएगा
यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से सबसे ज़्यादा तेज है प्रकाश, सुपरसोनिक मिसाइल, और भी एग्जाम्पल दे देगा। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, कोई भी वस्तु प्रकाश से अधिक तेज नहीं भाग सकती। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, कोई भी वस्तु प्रकाश से अधिक तेज नहीं भाग सकती। आप इंग्लिश में नोट करिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रकाश की गति सबसे तेज कहाँ होती, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, वैक्यूम। देखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, वैक्यूम में। फिर वैक्यूम के बाद किस में होती है, एयर में। फिर ऐसी ऑप्शन आपसे देगा, वैक्यूम, एयर, लिक्विड, फिर इसके बाद कहाँ होती है, लिक्विड में। फिर आपकी कहाँ होती है, सॉलिड में। हिंदी में आप लिखेंगे इसको, देखिए एग्जाम, निर्वात, हवा, जल और ठोस, ऐसे क्वेश्चन आएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो आप कहोगे सर सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगर आपको ऑप्शन में निर्वात नहीं दिया गया और पूछा गया कि प्रकाश की चाल निम्न में से सबसे अधिक होगी, और आपको ऑप्शन में दिया है हवा, तरल और ठोस, तो अब इसमें किसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो आप कहोगे सर अब सबसे ज़्यादा हवा में होगी। अगर आपको हवा भी ऑप्शन में ना दे और पूछ ले प्रकाश की चाल सबसे अधिक अब किस में होगी, और आपको दे दिया है तरल और ठोस, तो आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा अब तरल में होगी। तो ये सीक्वेंस चलता है। और वैक्यूम में मैंने आपको लिखाया है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप इस क्रम को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाश सबसे अधिक तेज किस में भागता है, निर्वात में। निर्वात के बाद और किस में भागता है, हवा में। हवा के बाद किस में भागता है, तो आप कहोगे सर हवा के बाद भागता है जल में, तरल में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल किस में होती है, तो आप कहोगे सर निर्वात में होती है। निर्वात के बाद हवा में होती है। हवा के बाद किस में होती है, तो आप कहोगे सर तरल में होती है। और तरल के बाद किस में होती है, ठोस में होती है। अब उसी के बाद एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन किसने किया था, तो आप लिख लीजिएगा कि प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन रोमर ने किया था। स्पीड ऑफ लाइट इज मेजर बाई रोमर, ROMAR स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है ना। प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन रोमर ने किया था। अब जैसे हमने पढ़ा परावर्तन के कितने नियम हैं, उसी तरह अपवर्तन के भी कुछ नियम होंगे। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, चलिए बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आप कहोगे सर प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला क्या होना चाहिए, तो आप पहला वही लिखिएगा जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो यह विलंब है, तीनों एक ही बिंदु में होना चाहिए। पहला पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे आप लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर कांस्टेंट हो जाता है। और इसी साइन आई अपॉन साइन आर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसको कौन सा रूल या कौन सा नियम कहा जाता है, तो आप लिखिएगा कि सर साइन आई अपॉन साइन आर को स्नेल का नियम कहा जाता है। साइन आई अपॉन साइन आर को किसका नियम कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर साइन आई अपॉन साइन आर को स्नेल्स का लॉ कहा जाता है, स्नेल्स लॉ बोला जाता है। इस बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा। साइन आई अपॉन साइन आर को क्या बोला जाता है, तो आप कहोगे सर स्नेल्स का लॉ कहा जाता है। अब यहाँ पे इस बात देखिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर है बराबर कांस्टेंट में मैंने मान लिया n। इसी n को क्या कहा जाता है, तो आप नोट करिएगा, इसी n को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इसी n को क्या कहा जाता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जो n है, इसी n को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हिंदी में कहेंगे आप अपवर्तनांक। हिंदी में क्या कहेंगे आप, अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। अब इस अपवर्तनांक का या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ लेते हैं। तो देखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मेरी बात को बड़े ध्यान सुनिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा सघन होगा। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा डेंस हो जाएगा।
मतलब हिंदी में कहेंगे जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो वस्तु क्या होगी, ज़्यादा सघन हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो आप हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिएगा, तो मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक की मैं आपसे बात कर रहा था। मैंने क्या कहा कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो वस्तु ज़्यादा सघन होगी, और आप जानते हैं अगर वस्तु ज़्यादा सघन होगी तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल धीमी पड़ेगी वहाँ पे। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से प्रकाश की चाल किन में सबसे अधिक होगी। अब वैसे तो आप जानते हो निर्वात, निर्वात के बाद हवा में, हवा के बाद तरल, तरल के बाद ठोस में, लेकिन अगर वो आपको ना दे और आपसे पूछे बताइए निम्न में से प्रकाश की चाल किस में अधिक होगी, तो देखिए इसमें से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक किसका है, तो आप कहोगे सर हवा में। तो किसकी हो जाएगी, हवा की सबसे अधिक हो जाएगी। अगर मैं हवा को छुपा दूं और बताऊं निम्न में से बताइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगी, और आपके पास ऑप्शन है सर आइस, बर्फ है, पानी है, ठीक है, आपका ग्लास है, कांच है और हीरा है, तो बताइए सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होगी। तो आप कहोगे सर बर्फ में होगी, आइस में होगी। मैं आइस भी ऑप्शन से हटा दूं और पूछो इन तीनों में बताइए, तो आप कहोगे सर पानी में होगी, पानी के बाद कांच में होगी, कांच के बाद हीरे में होगी। तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1.003, बर्फ का कितना होता है 1.31, वाटर का कितना होता है ये ग्लास, और ये हीरे का। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मेनली, ठीक है ना। मैं इनमें पूछूँ सब बताइए सबसे कम प्रकाश की चाल, ये प्रकाश सबसे धीमा किस में भागेगा निम्न में से, तो आप कहोगे सर प्रकाश सबसे धीमा निम्न में से हीरे में भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो ज़्यादा सघन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा सघन हो जाएगा तो प्रकाश की चाल वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिएगा कि अगर आपको प्रकाश की चाल निकालना है किसी वस्तु में तो कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर C/V। C/V, C का मतलब यहाँ पे है इस प्रकाश की चाल निर्वात में, और V का मतलब है प्रकाश की चाल माध्यम में। तो जैसे पानी में अगर हमें अपन को निकालना है प्रकाश की चाल क्या होगी, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो n बराबर क्या हो जाएगा C/V। तो C का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में हमें निकालना है जल में, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी है, तो आप जानते हैं 4/3। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं बताइए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, कांच में प्रकाश की चाल बताने के लिए पहले तो लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब यहाँ पे क्या लिखना है, V का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमको कांच में निकालना है प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो नीचे लिख देंगे आप 1.51 और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो आप फॉर्मूला समझ गए होंगे ना, N = C/V। तो C में क्या लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें हीरे में निकालना है तो बटे में हीरे का अपवर्तनांक लिख देंगे, तो 2.42 क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप हेडिंग डालिएगा अपवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने हेडिंग डाला है प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो लिखिएगा पहला आप लिखिएगा नोट करके यहाँ पे, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का। दूसरा लिखिएगा पानी से भरी बाल्टी का कम गहरी दिखाई देना, पानी से भरी बाल्टी का कम गहरी दिखाई देना किसका उदाहरण है, तो आप कहोगे सर प्रकाश के अपवर्तन का। तीसरा लिखिएगा इसमें, पहला आपने लिखा तारों का टिमटिमाना, दूसरा लिखिएगा पानी से भरी बाल्टी का कम गहरी दिखाई देना, तीसरा आप लिखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले दिखना, सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले दिखना और बाद में छिपना, ये किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के अपवर्तन का। चौथा यहाँ पे लिखिएगा पानी से भरी बाल्टी में छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी से भरी बाल्टी में छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा आप इसमें कि पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना।
ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल थे? तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के एग्जाम्पल है। अब मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, 99% आप सही ही करोगे। देखिए कैसे, जब भी वस्तु के पोजीशन की बात करें, मतलब जब भी वस्तु के स्थान की बात करें, मतलब स्थान अदला बदला आपको दिखे, तो हमेशा आप आंसर लगाइए अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे तारों का टिमटिमाना, तो तारों के टिमटिमाने में आप देखिएगा तारों का स्थान अगर बदला हुआ दिखाई देता है तो आपने कहा अपवर्तन। जैसे आपने कहा कि पानी से भरी बाल्टी का कम गहरी दिखाई देना, तो ये देखिए इसमें भी स्थान बदल गया ना। तो जो जब भी आपको स्थान अदला बदला समझ में आए तो अब क्या आपको ऑप्शन लगाना है? अपवर्तन लगाना है। ये सिर्फ एक ट्रिक है कि मतलब आपको जब आंसर गैस नहीं किया हो तो आप 90% तक सही गैस कर ले जाओगे, बाकी आपके जो एग्जाम्पल लिखे हैं वही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा इसमें कुछ आपको नोट्स करके पॉइंट लिखना है, तो आप लिखेगा किसी पारदर्शी माध्यम में सबसे तेज बैगनी रंग, ऐसा लिखिएगा, किसी पारदर्शी माध्यम में लाल रंग सबसे तेज तथा बैगनी रंग सबसे धीमा चलता है। इंग्लिश में लिखेंगे इन अ गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम रेड कलर इज फास्टेस्ट एंड वॉयलेट कलर इज स्लोवेस्ट। ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट, लेकिन निर्वात में सभी रंग समान गति से चलते हैं। ठीक है ना। और तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि ये जो अपवर्तन है ये कैसा मात्रक है, मतलब आपका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या यूनिट लेस है। तो आप लिख लीजिएगा अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के। तो अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, थैंक यू। यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है।